आप सब पर सलामती हो। अली सरदार जाफरी का लिखा हुआ है, कोई हर गाम पे सौदाम बिछा जाता है, रास्ते में कोई दीवार उठा जाता है, मौत की वादी जुल्मत में अलम खोले हुए कारवां जीस्त का बढ़ता ही चला जाता है। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान भर में आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा होने, मंजूर या मुस्तरद होने का मरहला खत्म हो गया। अब है अगला मरहला। आज के दिन का आगाज जिस मरहले पे हुआ है, रिटर्निंग ऑफिसर्स के फैसलों पे अपील का अमल आज से शुरू हुआ है और 3 जनवरी तक ये जारी रहेगा। इन अपीलों पे इंतखाबी ट्रिब्यूनल 10 जनवरी तक फैसला करेंगे, जबकि उम्मीदवार अपने कागजात जो हैं वो 12 जनवरी तक वापस ले सकेंगे। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 13 जनवरी को दिए जाने, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ला उन्हें वापस होता है या नहीं होता, तो इस ज़िमन के अंदर इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट में पहुंचा हुआ है। मुल्क भर के अजला में रिटर्निंग अफसरान की जानिब से कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल करने के बाद उम्मीदवारों की फहरिस्तें जारी कर दी गई हैं। उन फहरिस्तों के अंदर कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने वालों में मुल्क की कई बड़ी सियासी शख्सियात शामिल हैं, जिनका ज्यादातर ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। आज अदालतों में जिन्होंने रुजू किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी तादाद ने किया है। आज जिनकी अपीलें दायर की जा रही हैं, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी समेत साबिक वज़ीर दाखिला, उसके अलावा साबिक वज़ीर ख़ारजा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमाओं के कागजात जो हैं जो मुस्तरद किए गए थे, आज उन पर अपीलें हैं। साबिक वज़ीर दाखिला में शेख रशीद अहमद हैं, साबिक वज़ीर ख़ारजा में शाह महमूद कुरैशी हैं, पंजाब की साबिक वज़ीर यास्मीन राशिद हैं, अख्तर मेंगल हैं, फवाद हुसैन चौधरी हैं, उनकी अहलिया हिबा फवाद हैं, आज़म सवाती हैं, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा हैं, फ़हमीदा मिर्ज़ा हैं। उनके बेटों के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद किए गए थे। वो उधर सिंध के अंदर अपीलें दायर कर रहे हैं। पंजाब के अंदर अगर किसी को अपील दायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी तो नून लीग के सदर को नहीं पड़ी, साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को नहीं पड़ी, नवाज शरीफ को नहीं पड़ी, बिलावल भुट्टो जरदारी को नहीं पड़ी, सादिक संजरानी समेत दीगर के कागजात मंजूर हुए थे। लेकिन आज जो अदालतों के अंदर पहुंचे हैं और अदालतों में जाके एतराज़ात देखे हैं, तो एतराज़ात देख के तो आंखें खुली की खुली रह गई कि एतराज़ात में क्या क्या एतराज़ात लगाए गए। एतराज़ क्या लगा है कि जी आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर और आपके इस कागजात नामजदगी के ऊपर जो दस्तखत हैं उनमें फ़र्क है। वो बंदा खड़ा है, वो कहता है भाईजान ये मैं हूं, ये मेरे कागज़ हैं, ये मेरा शनाख्ती कार्ड है और यहां पे मेरे कागज़ मुस्तरद हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाईजान ये दस्तखत मैंने किए हुए हैं, मैं बजाते खुद यहां पर मौजूद हूं और मैं एक कौला इकरार कर रहा हूं कि ये दस्तखत मेरे हैं। वो कहते हैं नहीं, ये दस्तखत तुम्हारे नहीं है, मैं कह रहा हूं तुम्हारे नहीं। इसी बुनियाद के ऊपर एतराज जो मंजर आम पे आए हैं उस पर यह आए कि तजवीज़ कुनिंदा वहां पर मौजूद नहीं था। उन्होंने वीडियो दिखाई कि ये देखें आरओ ऑफिस के बाहर तजवीज़ कुनिंदा पहुंचा है। उस हालांकि उसने मास्क भी लगाया हुआ था कि कोई पहचान ना पाए, लेकिन पहचानने वालों ने उसके कपड़े तक पहचान रखे थे, तो उन्होंने उसको पकड़ा और ले गए। तो वहां पे ये बात रिटर्निंग ऑफिसर साहब को ये दिखाया गया कि ये ले गए, तो कहता मास्क पहना हुआ है, मैं कैसे एतबार कर लूं कि ये वही है। किसी जगह पे ये हुआ कि उम्मीदवार नहीं पहुंचा। उम्मीदवार के ना पहुंचने के हवाले से बातें ये हुई कि भाई साहब उम्मीदवार तो बानी पीटीआई भी नहीं पहुंचे। उन्होंने कहा उनकी बात ना करो, अपनी बात करो, तुम्हारी बात है, तुम ये बताओ कि तुम आए कि नहीं आए। उन्होंने कहा भाईजान नवाज शरीफ साहब कौन सा गए थे। उन्होंने कहा नवाज शरीफ की बात छोड़ दो। उन्होंने कहा जी मरियम नवाज साहिबा हर जगह पे काम मौजूद थी, कमल शोजब जो है उनकी अदम हाजिरी की बिना के ऊपर उनके कागजात मुस्तरद हुए हैं। तो उन्होंने कहा जी मरियम नवाज साहिबा क्या छेलको में गई थी? नहीं गई, लेकिन ये कागज उनके फिर मंजूर हैं, तो मेरे कागज, मेरे जो मौक्किल हैं उनके कागज क्यों कर रहे हैं? तो वकील को जवाब दिया ना ना आप उनकी बात ना करें, आप अपने मौक्किल की सिर्फ बात करें कि वो क्यों नहीं है। यहाँ पे एतराज ये लगाया हुआ कि ये जो हैंड राइटिंग है, ये हैंड राइटिंग आपकी नहीं, ये किसी और की है। तो ये जबरी तौर पे वो कहता है भाई मैंने खुद जमा करवाया, नहीं ये आपकी नहीं, मैं कह रहा हूं आपकी नहीं। सियालकोट से क्या हुआ कि सियालकोट से एक तरफ उस्मान डार साहब की जो वालिदा हैं और उस्मान डार साहब की भाभी जो हैं उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद होते हैं, और आरओ जो है वो एडीसीआर की सीट पे बैठे हुए हैं, मुस्तरद होते हैं। 2 घंटों के बाद वही एडीसीआर डेप्यूटी कमिश्नर बना दिए जाते हैं। यानी ये पाकिस्तान के अंदर मौजूदा मंजरनामा था जो एतराजात लगाए गए थे। अब बेशतर जगहों पे एतराजात ये लगाए गए कि आपका जो अकाउंट है वो मैच नहीं कर रहा। बेशतर जगहों पे ये लगाए गए कि आपने कागजात नामजदगी में जो चीजें चाहिए थी वो सारी की सारी जमा नहीं करवाई। अच्छा, कई जगहों पे सिर्फ ये लिखा है कि ये एसओपीज की खिलाफ वर्जी थी, ये कानून की खिलाफ वर्जी है, सिर्फ इतना लिख के उन्होंने वो जारी किया हुआ है। यानी एतराज भी
نمایاں نہیں کیا کہ آپ کے اوپر یہ اعتراض لگا ہوا تھا جس کی بنیاد کے اوپر اسے مسترد کر دیا گیا. انہوں نے کہا جی کہ یہ قوانین کے اوپر پورا نہیں اترتا, یہ ایس او پیز کے اوپر پورا نہیں اترتا, تو اس لیے آپ کے کاغذ مسترد کیے گئے. اب حیرت کی بات سنیں, ایک ٹیکنیکل بات بتاتا ہوں. جب یہ ڈسکس ہوا ہے آج عدالت کے اندر بھی مختلف درخواستوں کے اندر یہی درخواستیں اس کے ساتھ میں لف کی گئی ہیں اور وہی چیزیں ساتھ میں لف کی گئی ہیں. جب پنجاب کی حکومت گئی تھی, پنجاب کی حکومت جانے کے بعد ابتدائی طور پہ اعلان ہوا کہ الیکشن جو ہیں وہ 90 دنوں کے اندر ہوں گے. آرڈر جاری ہو گیا. آرڈر جاری ہونے کے بعد الیکشن شیڈول جاری ہوا اور کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا مرحلہ آیا. جب سبھی نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے تو پاکستان تحریک, میں ایم این ایز کی بات چھوڑ دیتا ہوں, ابھی صرف ایم پی ایز کی بات کرتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جتنے ایم پی ایز نے اپنے کاغذ جمع کروائے تھے ان کے منظور ہوئے تھے, رد نہیں ہوئے تھے. اب ان ایم پی ایز میں سے آپ 70% بھی نکال دیں, آپ صفایا کرتے ہیں 70%, کیونکہ 70% تتر بتر ہو گئے جی, 30% رہ گئے. وہ 30% جن کے گزشتہ شیڈول کے اندر منظور ہوئے تھے, انہی 30% کے کاغذات جو ہیں وہ اس کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کے مرحلے میں مسترد ہو گئے. کس وجہ سے؟ بیشتر کے کس وجہ سے؟ یہ آئین و قانون کے مطابق نہیں ہے, یہ ایس او پیز کے مطابق نہیں. وہ کوئی جواز تو پیش کریں, کوئی ایسا جواز ہو جو منطق کی بنیاد کے اوپر ہو کہ جسے رد کرنا مشکل ہو. یعنی آپ یہ جواز پیش کر دیں کہ یہ جی سزا یافتہ ہے, ٹھیک ہے, اس کو جا کے عدالت کے اندر اس پہ خاصی طویل بحث تو ہوگی. آپ یہ اعتراض عائد کر دیں کہ یہ ڈیفالٹر ہے, اس نے بینکس کے پیسے دینے ہیں اور پچھلے 3 سال سے یہ پیسے نہیں دے رہا, چلیں اس پہ طویل بحث ہوگی. آپ اس پہ کر دیں کہ اس کی ڈگریاں جعلی ہیں, اس پہ بحث ہوگی. آپ اس پہ کر دیں کہ اس نے جائیداد میں یہ شو نہیں کیا ہوا, چلیں اس پہ بحث ہوگی. اور آپ سمپل لکھ کے دے رہے ہیں کہ یہ آئین و قانون کے مطابق نہیں. کس چیز کی بنیاد کے اوپر آپ نے کیے معطل؟ بیشتر جگہوں پہ صرف یہ کہا گیا کہ جی نہیں آپ کے منظور نہیں ہو سکتے. وہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو جواب کوئی نہیں, خاموشی, ندارت, کوئی بولنے والا نہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. اتنی بڑی تعداد کے اندر اب تو وہ معلوم نہیں کہ وہ تائید کنندہ اور تجویز کنندہ جو گئے ہیں وہ واپس آتے ہیں یا نہیں آتے. وہ واپس آئیں گے بھی تو وہ تجویز کنندہ اور تائید کنندہ رہیں گے بھی یا نہیں رہیں گے. ابھی موجودہ منظرنامے میں یہ میری ایک ناقص سی رائے ہے, لیکن اس ناقص رائے کو جو پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء ہیں یا وہ لوگ جن کے کاغذ مسترد ہوئے ہیں اور ان کے وکلاء ہیں, وہ اس ناقص رائے کو ناقص نہیں مانتے, وہ اسے مسترد مانتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ پل بھر بھی یہ کیسز نہیں رہ پائیں گے. 90% پاکستان تحریک انصاف کلیم کرتی ہے کہ ہمارے مرکزی رہنما جو ہیں انہیں ان کا پتہ صاف کیا گیا ہے. 90% کی بحالی نہ بھی ہوئی تو 70% کی بحالی ان وکلاء کے مطابق یہ ہائی کورٹ سے, اپیلیٹ ٹریبیونل سے ہو جائے گی. اور اگر ہو گئی تو پھر الیکشن کمیشن کے پاس جواز کیا بچے گا, اور اگر ہو گئی تو پھر دھاندلی کا زیادہ شور اٹھے گا, اور اگر اٹھے گا پھر شفافیت کا شور اٹھے گا, شفافیت کے نہ ہونے کا اٹھے گا. تو پھر وہ بات کرنا نہیں چاہتا, سپریم کورٹ نے منع کیا ہوا. مجھے دیجیے اجازت, اللہ کے پاس.